आज सुनिए डेनमार्क की प्रवासी कथाकार अर्चना पैन्यूली की लिखी हुई कहानी उन्हें भी हमसफ़र चाहिए। विषय बहुत ही ज्वलंत और महत्वपूर्ण है, लेकिन अफसोस परिवार और समाज द्वारा अस्वीकार है, क्योंकि समाज के मापदंड आड़े आ जाते हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ईशान और मैं अपने छात्र जीवन के दौरान यूबीसी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में मिले थे, मगर हमारी असली डेटिंग टोरंटो आके शुरू हुई। रोजगार की संभावनाएं हमें वैंकूवर जैसे शांत कनाडियन शहर से हलचल भरे टोरंटो शहर ले आई थी। पहले ईशान टोरंटो पहुंचा, 6 महीने बाद मैं। जैसन यूएटी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का पढ़ा था और ईशान की कंपनी में जॉब करता था। ईशान से उसकी दोस्ती पहले दिन ही शुरू हो गई थी। ईशान के जरिए उसकी मुलाकात मुझसे हुई और जल्दी वो मेरा जिगरी दोस्त बन गया। टोरंटो में आरंभिक दिन मेरे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण थे। जैसन ने मेरी बहुत मदद की। मैं एक कंपनी में 3 महीने की इंटर्नशिप पर वैंकूवर से टोरंटो आई थी। जब वो ख़त्म हो गई तो मैं जॉबलेस हो गई। जैसन ने मेरे सीवी का फॉर्मेट पुख्ता करने में, प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क साइट लिंक्डइन पर पेशेवर संबंधों को जोड़ने और मजबूत करने में मेरी बहुत मदद की। उसी के जरिए मुझे नया जॉब मिला। हम दोनों के शौक़ बहुत मिलते थे। हम दोनों को खाने का शौक़ था, किताबें पढ़ने का, पिक्चरें देखने का। हम एक साथ बैठकर कई तरह की बातें करते, क्यूट लड़कों की भी। जैसन मूलतः चाइनीज़ था, पला बढ़ा कनाडा में था। उसका ऑफिशियल नाम जिंग गुआन था, मगर उसने अपने यार दोस्तों के लिए अपना नाम जैसन कर दिया था। उसकी छोटी बहन कनाडा में ही पैदा हुई थी। उसके पेरेंट्स ने कनाडा आकर ईसाईयत अपना ली थी। वे बिजनेसमैन थे, साधन संपन्न लोग, बहुत धनाढ्य थे। वैंकूवर में एक महल जैसे घर में रहते थे। सब कुछ जैसन के परिवार में बहुत अच्छा था, मगर उसकी सेक्सुअलिटी को उसके पेरेंट्स बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वो उनके लिए एक बेहद दुखद पहलू था। उससे कहते कि वो स्ट्रेट हो जाए। वे उसे जब तक कुछ मंत्र जपने को कहते, केक में कुछ मिलाकर उसे खाने को भेजते। उसकी छोटी बहन से कहते कि उसे अपनी सहेलियों से मिला, उसे लड़कियों की तरफ धकेल। मेरी और जैसन की घनिष्ठता देख उसकी माँ मुझसे विनती करने लगी, जिन पर तुम्हारा बहुत प्रभाव है, वो तुम्हें बहुत मानता है, उसकी दोस्ती लड़कियों से करवाओ। जिंग की काफ़ी लड़कियों से दोस्ती है, मगर वो उन्हें उस रूप से नहीं देखता। मेरा मतलब रोमांटिक नज़रों से नहीं देखता। मैं जैसन की माँ से झिझकते हुए बोली, अरे भाई, उसके मन में लड़कियों के प्रति रोमांस भराओ, ये तो दोस्तों का काम है। हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, बस वो स्ट्रेट हो जाए, उसकी माँ बोली, और उनका कंठ रुद्ध हो गया। 14-15 साल से जैसन ने महसूस करना शुरू कर दिया था कि उसका रुझान लड़कों की तरफ होता है। जब वो 17 साल का था, उसने ये बात अपनी बहन से शेयर की। बहन के जरिए उसके माता पिता को पता चला। वे हैरान, तनावग्रस्त हो गए थे। जब भी वो घर जाता, घर में कोहराम मच जाता। उसके माता पिता उसे अपने चर्च के पादरी के पास ले गए। पादरी ने उसे यौन उत्पीड़ित किया। वो किसी तरह वहाँ से भाग निकला। उसने अपने माता पिता को पादरी की हरकतें बताईं, तो वे उल्टा उसे ही कोसने लगे कि वो फालतू में पादरी को बदनाम कर रहा है। वो अपने माता पिता से बुरी तरह चिढ़ने लगा और उनसे मिलने से भी कतराने लगा। उसके पेरेंट्स ने भी उसे सुना दिया। ऐसी औलाद से बेहतर तो बे औलाद होना है। वो उनके लिए एक अभिशाप है। अगर उसे उनके साथ रिश्ते रखने हैं तो वो स्ट्रेट हो जाए, किसी लड़की से दोस्ती कर अपना संबंध बनाए, अपना घर बसाए, वरना जाए भाड़ में। परिवार में एक उसकी छोटी बहन से ही उसके संबंध ठीक ठाक थे। हम जैसन को समझाते कि सिर्फ उसके माता पिता का ही फर्ज नहीं है उसे समझाना और सहयोग देना। उसे भी अपने माता पिता का परिप्रेक्ष्य और भावनाओं को गहराई से समझने की आवश्यकता है। माता पिता की अपने बच्चों से कुछ उम्मीदें और अपेक्षाएं होती हैं। विशेषकर एशियन माता पिता को अपने समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर बच्चों को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं था कि जैसन ने स्ट्रेट बनने की कोशिश नहीं की। उसने लड़कियों के साथ उठना बैठना शुरू किया था, उनके साथ डेटिंग की शुरुआत की। लड़कियों के साथ बैठकर उसने पोर्नोग्राफी फिल्में तक भी देखी, मगर वो लड़कियों के प्रति
शारीरिक भावनात्मक आकर्षण या कामेच्छा जागृत नहीं कर पाया। लड़के ही उसे सेक्सुअली भाते थे। 3 लड़कों से उसने डेटिंग की थी, परंतु कुछ अरसे से वो बिल्कुल अकेला था। मैं और ईशान ही उसके निकटतम मित्र थे। वो मुझसे कहता, अनन्या, तुम और ईशान मेरी मनस्थिति और मेरी पारिवारिक मानसिकता को भली भांति समझते हो। हम पृथ्वी के एक ही गोलार्ध से हैं भाई। हमारी एशियन जड़ें हमें मानसिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक स्तर पर जोड़ती हैं। मैं उससे बोली। कितने दोस्त बने और बिछुड़े, जैसन से हमारी दोस्ती टिकी रही। कोरोना महामारी हमें और करीब ले आई थी। जब सभी से मिलना जुलना बंद था, हम सिर्फ 4 लोग परस्पर नियमित रूप से मिलते। ईशान, मैं, जैसन और संजोत। संजोत मेरे और ईशान के साथ यूबीसी में ही पढ़ी थी और अब टोरंटो में जॉब कर रही थी। वो भी हमारी पक्की दोस्त बन गई थी। हम सभी मिलकर कभी हाइकिंग पर जाते, कभी कैंपिंग के लिए, कभी रात बिरात यूं ही विशाल ओंटारियो झील के किनारे टहलने के लिए निकल पड़ते। एक साथ मिलकर खाना पकाते, पिकनिक करते। ईशान, संजोत और मुझ में ये समानता थी कि हम तीनों का जन्म स्थान भारत था। जब हम 5 साल के थे, हमारे माता पिता भारत छोड़कर अन्य देशों में बस गए। जब हम 18 के हुए, हम तीनों कनाडा में पढ़ने के लिए आ गए, फिर यहीं नौकरी करने लगे। हम तीनों अलग अलग महाद्वीपों से कनाडा पढ़ने आए थे। मैं डेनमार्क, यूरोप से, ईशान थाईलैंड, एशिया से और संजोत केन्या, अफ्रीका से। जैसन की कहानी कुछ अलग थी। वो 5 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ चीन से सीधे कनाडा विस्थापित हुआ था। वो बचपन से यहाँ रह रहा था। उसकी जानकारी और नेटवर्किंग इस शहर और देश के संदर्भ में हमसे कहीं अधिक थी। उसने हमें कई नए पथों और स्थानों से अवगत कराया, कई लोगों से मिलवाया। महामारी के दौरान जैसन टोरंटो टाउनटाउन में अवस्थित मेरे एक बेडरूम के कोंडो अपार्टमेंट में रोज ही आ धमकता, अपनी बिल्ली माइलो के साथ। कभी वो कुछ पका कर ले आता, नहीं तो फ्रिज खोलकर जो कुछ उसे खाने को मिलता वो खा लेता। हम एक साथ मिलकर क्लीनिंग और कुकिंग भी करते। रात में लिविंग रूम में सोफे पर वो सो जाता। उसने अपना स्लीपिंग बैग भी अपने घर से लाकर मेरे घर में रख दिया था। कभी कभी वो अपने स्लीपिंग बैग पर सोता, उसकी बिल्ली के साथ। मुझे माइलो से भी बहुत आत्मीयता हो गई थी। जैसन के साथ मेरी इस कदर पनपती दोस्ती ने कईयों का ध्यान हमारी तरफ खींचा। हमारे घर वाले हमारी प्रगाढ़ता से पूरी तरह वाकिफ हो गए थे। मेरी मम्मी से जब भी वीडियो कॉल होती तो उनकी जैसन से भी हाय हेलो हो जाती। मैं उसकी बिल्ली को माँ को स्क्रीन पर दिखाती। मेरी माँ घबराते हुए फ़ोन पर मुझसे हिंदी में बोली, तू इस समलैंगिक से इतना क्यों हिल मिल रही है? हर समय तेरे घर ही पड़ा रहता है, कहीं तेरे पर भी इसका कोई असर न पड़ जाए। माँ, मैंने अपनी माँ को डपटा, वो मेरा सखा है। सखापन की भी कुछ सीमाएं होती हैं बेटा, इतनी घिचपिच ठीक नहीं, मेरी माँ बोली। एक बार बिल्डिंग के रिसेप्शन पर बैठने वाला व्यक्ति फिलिप मुझसे पूछने लगा, तुम ईशान के साथ कोई चीटिंग तो नहीं कर रही? उसे मालूम है कि जैसन तुम्हारे फ्लैट में रात में सोता है? हाँ, मैं बोली। उसे कोई आपत्ति नहीं? जैसन जितना मेरा दोस्त है उतना ही ईशान का। ईशान 3 लड़कों के साथ साझे में रहता है तो वहाँ वो कम जाता है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ तो मेरे पास रोज आ जाता है। मेरी पड़ोसन जूलिया बोली, ओ माय गॉड, तुम एक साथ 2 लड़कों को डेटिंग कर रही हो? मैं हंस पड़ी, बोली, जैसन मेरा भाई है। भाई? नहीं, बहन है, मैंने चुहल की। बहन? अब वो चकरा गई। जैसन अपने पहनावे, साज सज्जा, हाव भाव और चलने फिरने से पूरा पुरुष लगता था। उसकी हरकतों में नारीवादी कोई लक्षण नहीं थे, मगर उसने हमें बताया था कि अपने गे रिलेशनशिप में वो औरत का रोल अदा करता है। हम जैसन के साथ 2-3 दफ़ा उसके गे क्लब भी गए थे, जहाँ सिर्फ लड़के ही लड़के, विभिन्न राष्ट्रीयता वाले और हर रंग रूप और उम्र के। मेरे और ईशान के अनुभव बिल्कुल अलग थे। मुझे गे क्लब अपने लिए एक बहुत सुरक्षित स्थान लगा। सब अपने आप में मस्त, पियो और डांस करो। कोई तुम पर बुरी नज़र नहीं रख रहा, कोई तुम्हारे साथ डांस करने के लिए लपक नहीं रहा, कोई अभद्र व्यवहार नहीं। ईशान को एक क्लब अपने लिए सुरक्षित नहीं लगा। उसे गे समझकर कितने ही लड़के उसकी तरफ बढ़े। उसे मादक नज़रों से देखा। ईशान को बार बार उन लड़कों को बताना पड़ा वो गे नहीं, स्ट्रेट है।
गे शो हमारे लिए एक नया और अजीबोगरीब अनुभव था। लड़कों के समूह पैंट उतारे हुए, बढ़िया रंग बिरंगे अंडरवियर पहने, बजते संगीत पर थिरकते हुए दर्शकों के सामने अपने कूल्हे मटकाते। सबसे तेज और कलात्मक कूल्हे की गति करने वाले को इनाम मिलता। हम इस कूल्हे डांस को देखकर झेंपे, असहज हुए और हमें ये साहसी और मज़ेदार भी लगा। जैसन मेरी और ईशान की प्रेम यात्रा का भी साक्षी रहा। उसने हमसे अधिक दुनिया देखी थी। उसके सलाह मशवरा हमारे बहुत काम आते। हमें वो एक भाई जैसा लगता। जब ईशान ने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के हरे भरे क्वीन पार्क में हीरे की अंगूठी के साथ मुझे प्रपोज किया तो फोटोग्राफर वो ही बना। उस दिन उसने मेरे कोंडो अपार्टमेंट को गुब्बारों और रिबनों से सजाया। यूनिवर्सिटी के पार्क से हम अपने घर आए। जैसन ने केक और शैम्पेन का इंतज़ाम किया हुआ था। फिर हम तीनों खाना खाने एक रेस्टोरेंट गए। हमारे घर वाले मेरे और ईशान के संबंधों के बारे में शुरू से ही जानते थे। हमने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया था। अपने संबंधों के हर चरण की उन्हें जानकारी दी थी। हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। नौकरियों पर हम लग चुके थे। ईशान मुझे प्रपोज कर चुका था। अब वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, फियांसे कहलाता था। हमारे परिवारों से हम पर शादी का जोर पड़ने लगा और उचित समय देखकर हमारी शादी की तारीख पक्की हो गई। 30 नवंबर 2020। ये तय किया गया कि मेरे मूल नगर देहरादून में शादी होगी। बारात ईशान के मूल नगर लखनऊ से देहरादून आएगी। शादी की सारी बुकिंग हो गई। बैंड, बस, कॉकटेल हॉल, वेडिंग हॉल, मेहमानों के लिए होटल। मेरे और ईशान के कई गोरे मित्र भी हमारी शादी में इंडिया जाने को लालायित थे कि इंडियन वेडिंग देखेंगे, नए देश और नई संस्कृति से रूबरू होंगे। सबसे ज़्यादा उत्सुक जैसन था। वे भारत के लिए वीज़ा लेने की कार्यवाही कर ही रहे थे कि कोरोना का लॉकडाउन शुरू हो गया। सब कुछ ठहर गया, हम भी ठहर गए। पहले तो हमें लगा कि 30 नवंबर अभी बहुत दूर है, तब तक इस महामारी का प्रकोप खत्म हो जाएगा। मगर महामारी बढ़ती ही गई और सभी देशों में लॉकडाउन के प्रतिबंध कड़े होते गए। भारत में धूमधाम से होने वाली हमारी शादी कैंसिल कर दी गई, सारी बुकिंग्स रद्द। मगर मैं और ईशान अपने रिश्तों को वैध बनाना चाहते थे। हमारे घर वालों ने भी कहा कि नक्षत्रों को देखकर तय हुई शादी की शुभ तिथि 30 नवंबर टाले नहीं, हम कनाडा में कोर्ट मैरिज कर लें। हमने टोरंटो कोर्ट में अपनी शादी के लिए अर्जी डाल दी। वहाँ से यथोचित दस्तावेज आ गए। अब एक मैरिज ऑफिशिएट अर्थात विवाह अधिकारी को खोजना था। ईशान की माँ बोली, कनाडा की धरती में तो अपने तमाम भारतीय मंदिर हैं, किसी मंदिर में जाओ शादी के लिए, अपने किसी देशी पंडित से अपनी शादी करवाओ। हमने टोरंटो नगर में स्थित भारतीय मंदिरों की टोह लेनी शुरू की तो पता चला कि कनाडा में अधिकांश मंदिरों के पुजारी कानूनी विवाह अधिकारी भी होते हैं। सो 30 नवंबर को मिसिसॉगा ओंटारियो में स्थित भारतीय मंदिर हिंदू हेरिटेज सेंटर हमारे विवाह समारोह का स्थल बना। हमारी शादी की तैयारी में जैसन लगातार हमारे साथ बना रहा। अपनी कार से हमें शादी की शॉपिंग के लिए इधर उधर ले जाता रहा। मेरे और ईशान के अतिरिक्त 4 जनों की उपस्थिति रही, 2 मंदिर के पुजारी और 2 हमारे अहम मित्र जैसन और संजोत। सभी मास्क पहने हुए थे। पंडित जी ने जयमाल करवाई और कुछ हिंदू विवाह संस्कार किए। 20 मिनट की पूजा हुई। पूजा संपन्न करते हुए वे बोले, कन्यादान और फेरे इंडिया में करवाना। फिर पंडित जी ने कोर्ट के दस्तावेज पर हमसे सिग्नेचर करवाए। जैसन और संजोत हमारी शादी के गवाह बने। उन्होंने हमारा विवाह समारोह जूम पर हमारे परिजनों को दिखाया। हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, रिश्तेदारों और दोस्तों ने जूम पर हमारी शादी वर्चुअल अटेंड की। विभिन्न देशों से बच्चे बड़े मिलाकर 150 लोग जूम पर जुड़े। हमारी शादी को जूम शादी करार दिया। भारत और टोरंटो के समय में 10.5 घंटे का अंतर था। भारत में आधी रात हो चुकी थी, फिर भी हमारे बुजुर्ग नाना नानी, दादा दादी जूम पर जुड़े हमारी शादी होते देख रहे थे। हम भावुक हो गए। हमें लगा कि लैपटॉप की स्क्रीन से उन सभी का प्यार और वात्सल्य किरणों के रूप में बिखर कर हमारे पास पहुंच रहा है। वे फूल बरसा रहे थे, हमें आशीर्वाद दे रहे थे। हमने भी उन सभी को हाथ जोड़े। सभी लोग जैसन के शुक्रगुजार थे, उसके कायल थे। उसी की वजह से संभव हो पाया था। मैं और ईशान शादीशुदा हो गए।
हम एक साथ रहने लगे। जैसन का मेरे पास आना पूर्ववत बना रहा। मैं और ईशान बेडरूम में, वो लिविंग रूम में सोफे पर सोता। जब कभी उसे सोफे पर असहज लगता तो वो नीचे ज़मीन पर अपना स्लीपिंग बैग बिछा कर सो जाता, माइलो उसके साथ। हम चाहते थे कि जैसन को भी कोई हमसफ़र मिल जाए, वो अकेला ना रहे। कभी कभी वो हमें बहुत तन्हा लगता। उसका परिचय और संपर्क बहुतों से था, मगर हमारे अलावा उसका कोई खास मित्र नहीं था। बस अपनी बिल्ली को ही दुलारता रहता। उसी ने हमें बताया था कि समलिंगी देर से अपनी ज़िंदगी में सेटल होते हैं। 20-22 साल तक तो उन्हें अपने को समझने और स्वीकार करने में लगते हैं कि वे हैं क्या। उन्हें समाज की भी स्वीकृति नहीं रहती। जब तक वे अपने को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, समाज का सामना करने का हौसला पैदा करते हैं, काफ़ी समय निकल जाता है। वो लड़कों के मामले में बहुत चूजी भी था। ऐसे वैसे लड़के उसे पसंद ही नहीं आते थे। उसे पढ़ा लिखा, सुंदर, सलोना, प्रतिष्ठित घर का एक गोरा लड़का चाहिए था। हम उसे समझाते, तुझे एक लड़के में सब कुछ नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। हम इधर उधर अपने अन्य मित्रों को जैसन के लिए कोई लड़का सुझाने को कहते। गे वेबसाइट पर भी उसके लिए लड़के खोजते। संयोग से मेरी माँ को मैच मेकिंग का शौक़ था। पेशे से वो अध्यापिका थी, मगर उनके कई शौक़ों में लोगों को रिश्ते सुझाने का शौक़ भी शामिल था। कितने ही युवाओं को रिश्ते सुझा चुकी थी, उनमें से कईयों की शादी भी हो चुकी थी। मैंने अपनी माँ से जैसन के लिए कोई लड़का सुझाने को कहा। मेरी माँ तुनक कर बोली, चल हट, मैं लड़कों को लड़कियाँ और लड़कियों को लड़के ही सुझा सकती हूँ। गे लोगों को जीवन साथी सुझाना मेरे वश की बात नहीं है, ये मेरा दायरा नहीं। मैं बोली, अपनी इस विशेषज्ञता को जरा और विकसित करो। हमारे समाज में गे लोग भी हैं, उन्हें भी हम सफ़र चाहिए। पहले तो मेरी माँ ने मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं दिया। वो आनाकानी करती रही और मैं उनसे आग्रह करती रही। जैसन बहुत होनहार और अच्छा लड़का है, उसे कोई हमसफ़र मिलना चाहिए। दुर्भाग्य से उसे गे डेटिंग साइट और गे क्लब से कोई नहीं मिल पा रहा है। आप बहुत रिसोर्सफुल हो, अगर आप चाहो तो उसके लिए कोई लड़का ढूंढ सकती हो। कुछ सोचते हुए मेरी माँ बोली, ठीक है, तू उसका बायोडाटा मुझे फॉरवर्ड कर, मैं देखती हूँ। फिर एक दिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि उनके स्कूल में एक नया फिजिक्स टीचर आया है। वो गे है और अपनी पार्टनर की वजह से इंग्लैंड से डेनमार्क आया है। एक दिन मम्मी ने यूं ही उससे उसकी पार्टनर के बारे में पूछ लिया, वो यहाँ क्या करती है। उसने मम्मी को करेक्ट किया, करती नहीं, करता है। जो कुछ भी हो, वो मेरा एक अच्छा कोलीग बन गया है। मम्मी एक निश्वास छोड़ते हुए बोली, हम प्रोफेशनल बातों के अलावा पर्सनल बातें भी आपस में शेयर कर लिया करते हैं। मैंने उसे जैसन के बारे में बताया और उसका बायोडाटा उसे फॉरवर्ड कर दिया। माँ ने जैसन को अपने स्कूल के नए फिजिक्स टीचर स्टीवन से कनेक्ट करवा दिया। जैसन का नेटवर्क और विकसित हुआ। वो एक दूसरी दुनिया से जुड़ गया। 2 महीने बाद स्टीवन के जरिए उसे इंग्लैंड में अपने जैसा एक गे हमसफ़र मिल गया, जैक। जैसन की जैक से फेस टाइम और व्हाट्सएप पर खूब चैटिंग हुई, एक दूसरे को समझने बूझने के लिए। उन्होंने परस्पर अपने सारे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन के लिंक शेयर किए और उनकी रिमोट डेटिंग शुरू हो गई। दोनों हम उम्र थे, 29 साल के। जैसन हमें सारे अपडेट देता, हम आश्चर्य से भर जाते कि कैसे वैश्वीकरण लोगों को सीमाओं के पार जोड़ रहा है, कैसे उनकी घनिष्ठता इतनी तीव्रता से आगे बढ़ती जा रही है। जिन बातों को होना होता है वे फटाफट हो जाती हैं। हमारे देखते ही देखते दोनों रिलेशनशिप में आ गए। जैक जैसन से मिलने टोरंटो आया, हम भी जैक से मिले। मिलो अनन्या और ईशान से, जैसन जैक से बोला। जैक बोला, मैं अच्छे से जानता हूँ, आप दोनों इसका परिवार हो। मैं भावुक होकर बोली, जैसन यहाँ कनाडा में हमारा परिवार है। हमें जैक सादगीपूर्ण गंभीर युवक लगा। जैसन और जैक ने एक साथ कनाडा के नगरों ओटावा, क्यूबेक और मॉन्ट्रियल की सैर की, अपने संबंधों पर बात की। काफ़ी विचार विमर्श करके उन्होंने तय किया कि वे अपनी साझी ज़िंदगी इंग्लैंड में बसाएंगे। एक कैनेडियन नागरिक होने के नाते जैसन को इंग्लैंड में 2 सालों तक रहने और नौकरी करने की सरकारी अनुमति थी। उसे वीज़ा वगैरह की कार्रवाई से नहीं गुजरना था। जैसन वहाँ नौकरी के लिए प्रयत्न करने लगा। साथ ही उसने वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कोर्स में दाखिला ले लिया। उसके अंतिम दिन टोरंटो में बहुत व्यस्तता भरे थे।
टोरंटो की अपनी 7 वर्षों की ज़िंदगी को समेटकर हमेशा के लिए लंदन जाना आसान नहीं था। वो रोमांचित था तो थोड़ा डरा हुआ भी था। हम उसे आश्वासन देते, देख, बिना जोखिम उठाए ना हार मिलती है ना जीत। तू ये ज़िंदगी अवश्य आजमा। जैक अच्छा लड़का है, तेरी उससे उसकी ज़रूर जमेगी। और अगर नहीं बनी तो इंग्लैंड से मास्टर कोर्स करके इंग्लैंड की एक डिग्री लेकर और यूरोप घूम घाम कर वापस टोरंटो आ जाना। ईशान ने चुटकी ली। हाँ, यूरोपीय रोमांच का लुत्फ उठाना, लंदन में बर्मिंघम पैलेस, लंदन आई, टेम्स नदी देखना, पेरिस में एफिल टावर, इटली में वेनिस नहरें, स्विट्ज़रलैंड में बर्फीली पहाड़ियों पर स्केटिंग और हॉलैंड में ट्यूलिप गार्डन की महकती खुशबू। और हमें अपने सैर की फ़ोटो व्हाट्सएप करते रहना, मैं बोली। वो हंसने लगा, एक निश्चल हंसी। उसके लंदन जाने की तैयारी में हमने उसे अपना पूरा सहयोग दिया। उसने अपना बहुत सारा सामान हमें दान किया, अपनी बिल्ली भी हमें सौंप दी। आखिर के 3-4 दिन वो हमारे साथ ही हमारे फ्लैट में रहा। उसके लंदन प्रस्थान वाले दिन मैं और ईशान तड़के सुबह उठकर उसे एयरपोर्ट छोड़ने गए। चेक इन करने तक हम उसके साथ बने रहे। सिक्योरिटी पर उससे बिछोड़ने का पल आ गया। हमें बेहद दुख हो रहा था। लग रहा था टोरंटो से हमारा एक बहुत बड़ा सहारा जा रहा है, मगर फिर भी हम बहुत खुश थे कि उसे एक हमसफ़र मिल गया। एक नए परिवेश में वो एक नई ज़िंदगी शुरू करेगा, कुछ नए उद्यम और नए प्रयास करेगा। हमारी गहरी मित्रता होने के बावजूद वो यहाँ ऊब चुका था। उसे एक बदलाव चाहिए था। उसने कई बार हमें उसके पास इंग्लैंड आने को कहा। हम भी उससे बोले, टोरंटो में भी उसका एक घर है, वो जब चाहे हमारे पास आकर रह सकता है। वो हमारे गले लग गया और कई पलों तक हमसे अलग नहीं हुआ। हम सभी निशब्द। बहुत कुछ कहने को हमारे पास था, मगर कुछ भी कहने का मन नहीं कर रहा था। फिर ईशान उसे थपथपाते हुए बोला, जैसन, फ्लाइट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, सिक्योरिटी पर जाओ। वो हाथ लहराते हुए सिक्योरिटी की ओर बढ़ गया। रह रहकर पीछे मुड़कर हमें देखता रहा। जैसे ही हमारी नज़रें मिलती हम उसे फ्लाइंग किस करते। सिक्योरिटी पार कर वो गेट की तरफ बढ़ गया। हमारी नज़रों से ओझल हो गया। हम भारी मन से एयरपोर्ट से बाहर निकले। जैसन के बिना हमें यह शहर बहुत बेजार लगने लगा। एक खालीपन सा महसूस लगने लगा। मैं ईशान से बोली, हम भी यहाँ से चले जाएंगे। जैसन के पास इंग्लैंड चले जाएंगे, या अपने माता पिता के पास डेनमार्क या थाईलैंड चले जाएंगे, या फिर इंडिया चले जाएंगे। मेरी बात पर हाँ में हाँ मिलाते हुए ईशान ने मुझे कसकर गले लगा लिया। अभी आप सुन रहे थे अर्चना पैन्यूली जी की लिखी हुई एक संवेदनशील कहानी, उन्हें भी हमसफ़र चाहिए। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।